नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे अब की बार मेंस पार्ट सीरीज में, जो इस समय थोड़ा-सा पीटी की वजह से डिस्टर्ब हुआ है और वैसे भी पीछे बहुत से क्वेश्चन कराए गए हैं। और यदि आप जानना ज़्यादा करना चाहेंगे तो टेस्ट सीरीज बैच को ज्वाइन करें। वहाँ तो आप अनलिमिटेड जितने भी आपकी क्षमता होगी उतना आप कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा प्रश्न है वो पेपर थर्ड से है और प्रश्न हम पढ़ रहे हैं कि मानव विकास सूचकांक के घटक कौन-कौन से हैं? हाल के वर्षों में भारत ने इस सूचकांक के संदर्भ में कैसा प्रदर्शन किया है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में आप लोगों ने तो खूब पीटी में रटा होगा। तो चलिए मुख्य परीक्षा में इससे कैसे प्रश्न बनेंगे, आज हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। ये हमारा शेड्यूल है मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 बजे, शाम को 5 बजे पीटी की क्लास हो रही है। आओ पीटी पास करो सीरीज चलाई जा रही है। और जो हमारा शनिवार को है वो सुबह 9 बजे और शाम को जो है 5 बजे, 2 सप्ताह में 2 मॉडल आंसर जो है वो हम आपको इसके माध्यम से देंगे, मतलब डिस्कशन करेंगे आंसर राइटिंग को लेकर के। तो सुबह ये भी 9 बजे और शाम को जो है 5 बजे होगा। तो ऐसे समय में तो आपको चैनल पे बना रहना अनिवार्य है। तो प्रश्न एक बार फिर से पढ़ रहे हैं कि मानव विकास सूचकांक के घटक कौन-कौन से हैं? हाल के वर्षों में भारत ने इस सूचकांक के संदर्भ में कैसा प्रदर्शन किया है? 8 अंक का प्रश्न है, क्योंकि आप लोग जान ही रहे होंगे कि आपकी परीक्षा में जो यूपी स्पेशल के यूपी पीसीएस के बच्चे हैं तो उनको 2 तरीके के प्रश्न आते हैं मेंस में। एक 8 अंक के प्रश्न होते हैं जिन्हें 125 शब्दों में लिखना होता है। वो 1 से लेकर के 10 तक के प्रश्न होते हैं और 11 से 20 तक के जो प्रश्न होते हैं, कुल 20 प्रश्न करने होते हैं, आप तो ये जान ही रहे होंगे। 11 से जो 20 तक के प्रश्न होते हैं वो 12 अंकों के होते हैं और उसे जो है 200 शब्दों में लिखना होता है। तो अब इसमें थोड़ा-सा भूमिका दीजिए, तो भूमिका इसमें क्या है? तो मानव विकास सूचकांक, तो यही अपने आप में भूमिका है, क्योंकि यही की पॉइंट है। क्योंकि इसी को थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दीजिए तो आपके भूमिका की चीज़ें हो गई। जनरली बच्चे भूमिका निष्कर्ष को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। मैं बार-बार उनसे कहता हूँ कि जिसके बारे में प्रश्न में पूछा गया है, उसी के बारे में थोड़ा-सा आप परिचय दे दीजिए, कब, कहाँ, कैसे, वही आपके भूमिका का पार्ट हो गया और उससे शानदार भूमिका कुछ हो नहीं सकती। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब यूएनडीपी द्वारा। और इसके तहत यूएनडीपी द्वारा प्रमुख संकेतों के आधार पर विश्व भर के सभी देशों की विकास की स्थिति का जो है वो आकलन किया जाता है। तो इसके तहत यूएनडीपी क्या करती है, मतलब ये जो मानव विकास सूचकांक जो रिपोर्ट जारी करती है, तो विश्व भर के प्रमुख जो देश हैं विश्व भर के, तो उनका जो है विकास की, डेवलपमेंट की स्थिति कैसी है, उसकी जो है जानकारी कहाँ से होती है? तो इसी मानव विकास सूचकांक से। यह सूचकांक इस विचार पर आधारित है कि लोगों का जीवन लंबा और स्वस्थ हो। मतलब इसका पहला पैरामीटर है यही है कि भाई जो लोग स्वस्थ हों, और स्वस्थ होंगे तो उनका जीवन जो है लंबा होगा। वे ज्ञानवान हो, मतलब वो शिक्षित हो, एजुकेटेड हो, साथ ही साथ उनका जीवन स्तर अच्छा हो। मतलब ये नहीं है कि आप बहुत लंबा, आप 100 साल जिए और लेकिन बहुत दयनीय स्थिति में रहिए। आपको मतलब जो आपकी मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, उसके लिए भी आपको बहुत संघर्ष करना पड़े। तो ये तो ऐसे जीवन की बात नहीं कर रही है, बात कर रहा है कि जीवन स्तर अच्छा हो, मतलब गुणवत्तापूर्ण जीवन की बात यहाँ कही गई है। तो इसका ध्यान रखेंगे और यही आपकी भूमिका हो गई। 8 अंक का प्रश्न है, इससे ज्यादा भूमिका आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो अब आइए मेन पार्ट पे आते हैं। तो अब मेन पार्ट क्या है कि मानव सूचकांक के घटक के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले आप घटक देखेंगे तो इसके 3 घटक हैं। जीवन प्रत्याशा, मतलब वही स्वास्थ्य, फिर शिक्षा और फिर प्रति व्यक्ति आय। तो ये 3 इसके घटक हैं, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। और अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करिए। तो जीवन प्रत्याशा से तात्पर्य क्या है? तो इसके लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को मापा जाता है कि जो किसी नवजात शिशु के जीवित रहने की अपेक्षित वर्षों की संख्या को दर्शाता है। तो जीवन प्रत्याशा से तात्पर्य ऐसे है कि कोई भी एक जो बच्चे पैदा हो रहा है, तो अब ये देखा जाता है कि ये बच्चा जो है कितना दिन तक जीवित रहेगा। और ऐसे भारत में जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनकी एक औसत जीवन प्रत्याशा निकाली जाती है कि मतलब वो उनका जीवन काल कितना होगा। तो इसके द्वारा इसी को जो है मापा जाता है, जीवन प्रत्याशा को। फिर एजुकेशन
तो इसके लिए दो उप घटकों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो दूसरा घटक है वो शिक्षा है। तो शिक्षा के तहत दो तरीके के मेजरमेंट होते हैं। तो पहला क्या है, तो स्कूल के अपेक्षित वर्षों की बात होती है, मतलब यह स्कूल में प्रवेश योग्य आयु वाले बच्चों की संख्या को संदर्भित करता है। मतलब इसमें यह देखा जाता है कि जो स्कूल में प्रवेश हेतु जो बच्चे हैं, मतलब वो ऐसी आयु पूरी कर चुके हैं जिनका जो है प्रवेश होना है स्कूल में, तो क्या वे प्रवेश पा रहे हैं, उनका नामांकन हो रहा है कि नहीं। मतलब ऐसा तो नहीं कि जो बच्चा है वो स्कूल जाने योग्य हो गया है, मतलब वो 6 वर्ष का हो गया है और फिर भी उसका स्कूल में नामांकन नहीं है। तो शिक्षा के तहत पहला तो ये देखा जाता है कि अगर प्रवेश पाने योग्य आयु में बच्चा है तो क्या उसका नामांकन हुआ कि नहीं हुआ। और दूसरा, स्कूल शिक्षा का औसत वर्ष, मतलब 25 वर्षों और उससे अधिक आयु के लोगों द्वारा प्राप्त शिक्षा के औसत वर्षों की संख्या देखी जाती है। तो शिक्षा के तहत जो दूसरा पैरामीटर है जो यूएनडीपी जो मेजर करता है, तो वो करता क्या है कि मतलब कोई व्यक्ति 25 वर्ष का हो गया है या उससे अधिक है, तो उसकी स्कूलिंग की चीजों को देखता है कि एक व्यक्ति मतलब कितना समय तक स्कूल में बिताया, मतलब कितने साल जो है अपने स्कूल में, मतलब एजुकेशन पे उसका समय व्यतीत हुआ है। तो जनरली अगर कोई 12 करके आता है तो ये मान के चलिए कि 12 साल तक तो पढ़ा तभी तो 12 हुआ। कोई ग्रेजुएट हुआ तो उसने 15 साल पे शिक्षा पे बिताया है। कोई पोस्ट ग्रेजुएट हुआ तो वो 17 साल हो गया। तो कोई पीएचडी किया तो थोड़ा सा और ज्यादा। तो इसीलिए 25 वर्ष या उसके बाद के लोगों की जो है वो औसत वर्षों को देखा जाता है कि ऐसे लोग कितने वर्षों तक जो है वो शिक्षा में अपने वर्षों को खत्म किए, मतलब खत्म करना क्या मतलब बिताए हैं, ये इसका तात्पर्य है। तो शिक्षा की चीजें आई थिंक जो है वो स्पष्ट हो गई होंगी। अब इसमें जो अगला जो पैरामीटर है, जो घटक है, वो प्रति व्यक्ति आय का है। तो गरिमापूर्ण जीवन स्तर के लिए इस घटक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि भाई आपकी जीवन प्रत्याशा लंबी है, आप एजुकेटेड हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन आपको रोजगार ही नहीं मिल रहा है, आपके पास अर्थ के साधन ही नहीं है, तो आपकी सारी चीजें बेकार हो जाएंगी, क्योंकि जीवन चलाने के लिए धन की जरूरत है। क्योंकि धन ही वो चीजें हैं कि जो आपकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। देखिए, किसी के लाभ और लोभ की पूर्ति धन नहीं कर सकता, या कोई भी संसाधन किसी के लाभ और लोभ की पूर्ति नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, बेसिक नीड तो जो है वो पूरी ही होनी चाहिए, और उसमें धन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाई बेसिक नीड में आपका क्या है कि आपको अच्छा हेल्थ मिले, आप बीमारी कोई हो जाए तो आपका अच्छा इलाज मिले, ऐसा ना हो कि आप बीमार हैं और आप दवा के अभाव में आपकी डेथ हो जाती है। फिर आप पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन आपको जो है आप उसके खर्चे को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। आपको गुणवत्तापूर्ण भोजन मतलब दोनों टाइम मिले, आपको रहने के लिए घर मिले, उचित एटमॉस्फेयर मिले, तो ये सब जो है गुणवत्तापूर्ण जीवन के पैरामीटर हैं। तो वही देखती है। तो इसके लिए क्या होना जरूरी है, प्रति व्यक्ति आय होना जरूरी है। और जो यूएनडीपी है तो मानव विकास सूचकांक के तहत जो तीसरा है वो इसी को चेक करती है कि भाई लोगों की पर कैपिटा इनकम कितना, प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो आगे बढ़ने से पहले ये जो हमारे दो बैचेज मुख्य परीक्षा को लेकर के चल रहे हैं, तो इसको तो आप लोग जरूर इससे जुड़े। एक तो हमारा ये आरओ वाला है और दूसरा हमारा मुख्य परीक्षा का बैच है। तो यहाँ क्या है कि डेली आपको टास्क दिए जाएंगे, आप लिख करके दिखाएंगे, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी। और साथ ही साथ आपको जो है, देखिए, आपकी कॉपी का मूल्यांकन किया गया है और जो भी कमी है भर भर के कमेंट किया गया है। अगर आपका 1 नंबर आधा नंबर भी कटा है तो क्यों कटा है और कैसे आप जो है और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, और फिर मॉडल आंसर है। और हमारा ये प्रयास है कि आपके जितने भी टॉपिक हैं वहां के प्रत्येक टॉपिक से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण पीवाईक्यू जो सारा करा दे। और ऐसे में उद्देश्य तो यही है और होगा भी कि 750 प्लस प्रश्न जो है करा करके आपको मेंस में भेजें। तो सोचिए, जब आप प्रत्येक टॉपिक को कवर किए रहेंगे और प्रत्येक टॉपिक से इतना क्वेश्चन करके जाएंगे तो मुख्य परीक्षा में आप कितनी बेहतर स्थिति में रहने वाले हैं। तो इसीलिए अगर अभी तक आप लोगों ने मुख्य परीक्षा के बैच को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करिए, इसका लाभ उठाइए, क्योंकि मुख्य परीक्षा ही मुख्य है। बाकी तो प्रीलिम्स तो 2-3 महीना पढ़ेंगे, अगर सीरियस स्टूडेंट है तो पास हो ही जाएंगे।
असली जो प्रतिस्पर्धा है वो मेंस में होती है। और अभी भले हमारी बात जो है वो आपको लग रही हो कि सर सबसे ज्यादा टफ तो पीटी है, तो पीटी तब तक आपके लिए टफ है जब तक आप लोगों ने पीटी पास नहीं किया। एक बार अगर पीटी पास कर लिए, आपका एक लेवल बन गया, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो करंट वरेंट आप बचा ले गए, पीवाईक्यू बचा ले गए, तो कभी पीटी फेल नहीं करेंगे। लेकिन मुख्य परीक्षा में जब तक आप वर्ष भर आंसर राइटिंग बढ़िया से नहीं करेंगे, तब तक जो है बहुत अच्छी स्थिति में आएंगे नहीं। अब थोड़ा सा एचडीआई प्रदर्शन में, चूंकि भारत की स्थिति की बात है तो उसके बारे में देखते हैं। तो अगर समग्र प्रदर्शन देखा जाए और 1990 से तुलना करी जाए, तो 1990 और 2022 के बीच आप देखेंगे तो देश ने एचडीआई मान में 48.4% की वृद्धि करी है। तो मतलब हमारा जो ह्यूमन डेवलप इंडेक्स है 1990 से 1922 के बीच में कितना इंप्रूवमेंट किया है, तो 48.4% का। 1990 में जो हमारी जो स्थिति थी वो 0.434 से बढ़ करके 2022 में हम कहाँ आ गए, तो 0.664 हो गया। तो ये चीजें हो गई। 1990 के बाद से जन्म के समय में जीवन प्रत्याशा में भी अगर देखें तो 9.1% की वृद्धि हुई है। मतलब 1990 में जितना लोगों की औसत जीवन प्रत्याशा थी उसमें भी करीब करीब 9.1% की जो है वृद्धि हो गई है। मतलब जीवन प्रत्याशा लोगों की बढ़ी है। और फिर स्कूली शिक्षा में अगर देखा जाए तो स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षों में 4.6 वर्ष की वृद्धि हुई है। तो मतलब आप देख रहे होंगे और वर्तमान में आपको दिख भी रहा होगा कि लोग शिक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा अवेयर है, जागरूक है। और हर माँ बाप का ये सपना रहता है कि हम अपने बच्चे को जो है वो बेहतर शिक्षा दें। अब वो अलग बात है कि बच्चा ही नालायक रहे, नहीं पढ़ेगा, तो वो उसमें माँ बाप ही क्या कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट प्रयास तो सबका यही रहता है। तो कितनी वृद्धि हुई है, तो 4.6 वर्ष की हुई है। तथा स्कूली शिक्षा के औसत वर्षों में देखा जाए तो 3.1% की वृद्धि हुई है। वही जो मैंने पीछे बताया ना कि जो 25 वर्ष या उसके बाद, तो जो 1990 में अगर मान लीजिए कि वो 10 वर्ष बिताते थे, तो वो अब बढ़ करके करीब करीब कितना होगा, 3.8, मतलब करीब करीब 14 वो वर्ष अब लोग बिताने लगे हैं। तो करीब 3.8% की वृद्धि वहां भी दिख रही है। तो ये सारे जो है प्रदर्शन भारत की स्थिति को थोड़ा सा बेहतर तो दिखा ही रहे हैं। और इसी तरह भारत के प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में अगर आप देखेंगे तो जो 1990 में हमारी स्थिति थी उससे वर्तमान जो 2022 की चीजों को हम आधार बनाए हैं, तो 2022 में हमारी स्थिति कितना हो गई है, तो 28.7% की वृद्धि हुई है। मतलब अगर कोई व्यक्ति 90 में 100 रुपया कमाता था तो इस समय जो है करीब 129 रुपया वो कमा रहा है। तो इसमें भी आप जो है वृद्धि को देख रहे हैं। वर्ष 2022 में एचडीआई सूचकांक में भारत की स्थिति, अब थोड़ा सा जो वर्तमान में हमारा जो एचडीआई सूचकांक है तो उसकी भी वर्तमान स्थिति को देख लेते हैं। तो जीवन प्रत्याशा हमारी अब कितनी हो गई है, तो 67.7 वर्ष। मतलब अब जो भारत की औसत जीवन प्रत्याशा है वो 67.7 वर्ष है। इसी तरीके से स्कूली शिक्षा में जो अपेक्षित वर्ष है तो वो 12.6 है। और स्कूली शिक्षा में जो औसत वर्ष है वो 6.57 वर्ष है। इसी तरीके से प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जो हमारी वर्तमान में मतलब 2022 में कितनी है, तो 6,951 अमेरिकी डॉलर है। मतलब ये औसत है। अब आप ये हमसे मैसेज करके या फोन करके ये नहीं क्लेम कर सकते कि सर हमारी इतनी तो अमेरिकी डॉलर, इतनी आय तो हमारी नहीं है, तो करीब करीब 7,000 अमेरिकी डॉलर। तो ये औसत है। मतलब इसमें अंबानी की भी आय जोड़ी गई है और तृणमूल स्तर का जो सबसे गरीब व्यक्ति है उसकी भी आय को जोड़ी गई है। तो अंबानी की आय बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए औसत थोड़ा सा बेहतर दिखेगा। हालांकि वास्तविक स्थिति जो है मतलब देखा जाए तो गंभीर है। इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत की जो एचडीआई रैंकिंग के वर्तमान आंकड़े प्रगति को तो दिखाते हैं। मतलब आप जो निष्कर्ष दे रहे हैं तो आप ये बता रहे हैं कि भाई ठीक है, जो वर्तमान आंकड़ा जो 2022 का हम देख रहे हैं उसमें प्रगति तो दिख रही है।
किंतु इसकी गति बहुत धीमी है। मतलब जिस तरीके से प्रगति होनी चाहिए या जिस तरीके से जो हमारे समकालीन जो मतलब पड़ोसी जैसे चाइना को ही आप ले लीजिए या जो यूरोपीय कंट्रीज हैं, जो अमेरिका है, तो उसके मुकाबले में हम बहुत ही मंथर गति से, मतलब बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं। अतः इस दिशा में सरकार को और गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सब आंकड़े जो हैं ये भारत की वास्तविक तस्वीर को नहीं दिखा रहे हैं। अगर आप चूंकि औसत निकालिए तो औसत में कुछ इंप्रूवमेंट तो दिख ही जाएगा, लेकिन अभी भी भारत की एक बड़ी आबादी जो है वो अपने मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित है। और अगर उसको चीजें मिल भी रही हैं तो अभी भी, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे वो जो उसके जीवन प्रत्याशा से जुड़ी चीजें हो, तो उसमें अभी भी गुणवत्ता का भारी अभाव है। मतलब अभाव नहीं, भारी अभाव है। और उस पैरामीटर पे हमारे जो देश के कुछ ही राज्य खरे उतर रहे हैं, बाकी सबकी स्थिति फिसड्डी है। और उत्तर भारत की राज्यों की स्थिति, चाहे उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, झारखंड हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, और भी ज्यादा दयनीय है। तो आपको एक बहुत बैलेंस अप्रोच जाना है कि भाई आप विकास, चूंकि आपने दिखाया कि विकास तो दिख ही रहा है, लेकिन ये विकास जो है वो धीमा है और इसमें और गति लाने की जरूरत है। तो इसी तरीके से निष्कर्ष देकर के अपने उत्तर को खत्म करिए। तो यहाँ आपको करना क्या है कि भूमिका बहुत ही बैलेंस लिखना, निष्कर्ष लिखना है, और बीच के पार्ट को, और बीच के पार्ट में बहुत बच्चे करते क्या ना कि कहानी की तरह लिख के चले आते। तो कहानी लिखने से बेटा नंबर नहीं आएगा। नंबर आपको तभी आएगा कि जब आप अपनी चीजों को बताने के क्रम में तर्कों का प्रयोग करेंगे, तथ्यों का प्रयोग करेंगे, उदाहरण देंगे, तभी आप अच्छा नंबर पाएंगे। और इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करने की जरूरत है। ये मत सोचिए कि बस एग्जाम के 1 महीने पहले हम भूत की तरह पढ़ेंगे और जा करके लिख के चले आएंगे और मेंस पास कर लेंगे। मेंस के लिए आपको बहुत ज्यादा, बहुत स्तर पे प्रिपेयर होने की जरूरत है, और वो तभी होगा जब आप निरंतर आंसर राइटिंग करेंगे। तो ये सारे जो बैच है इनसे आप ज्वाइन करिए, जिसके लिए भी आप योग्य हो। साथ ही साथ ये हमारे कुछ लिंक्स हैं, तो यदि अभी तक आप लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया हो तो हमारा पहला तो ये मेंस का है, सॉरी टेलीग्राम है। तो टेलीग्राम हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है। तो दूसरा ये हमारे 2 चैनल हैं, एक तो जिससे भी हम आप रूबरू हो रहे हैं, और एक चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये दोनों चैनल आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी हैं, और बहुत से वीडियो वहाँ पड़े हुए हैं, निरंतर पढ़ रहे हैं और निकट भविष्य में पढ़ते रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों चैनल आपके हैं, आप इन्हें आगे बढ़ाइए, कमेंट करिए, सहयोग करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सारी चीजें, क्योंकि आप इसको अपना मान के करिएगा तो बिल्कुल होगा। और आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से संस्थान जो है कितना निःशुल्क प्रयास आप लोगों के लिए कर रहा है। और साथ ही साथ सबसे लास्ट में, यदि आप हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं या हमसे बात करना चाहते हैं तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में, नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।